ये है दिल्ली दर्पण। ऐसे ही हमारा तनाव भी एक जन्म लेता है। अब वो जन्म कहाँ से लेता है, यदि हम यह जान जाए तो हम उसको शांत करने के ऊपर कार्य कर सकते हैं। अब ये काम डाउन स्टेज क्या है? जिस तरह टीवी के रिमोट के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, एक म्यूट का बटन होता है और एक साउंड तेज करने का। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि लोगों को साउंड तेज करना आ गया, म्यूट करना भूल गए। जब हमारे शरीर में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिव होते हैं, तब हमारा दिमाग हमारे ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को वो एक ऑर्डर देता है, क्या लड़ो या भागो। जय श्री राम। जीवन में हम सबको किसी न किसी रूप में तनाव जरूर रहता है और यह तनाव, गंभीर बात यह है कि यह आयु देखकर नहीं आता। आज 30 वर्ष से आयु के व्यक्ति को भी तनाव है और वहीं 10 या 20 वर्ष के बच्चे को भी तनाव दिखा जाता है। यह हमारे जीवन में क्यों और कैसे आता है तथा इससे मुक्त कैसे हों, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने हेतु मैं राजीव अग्रवाल और हमारे साथ महर्षि वेद व्यास पाठशाला की संस्थापिका एवं भागवत कथा वाचिका पूज्य व्यास श्री कृष्णांगी गोमती जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव अग्रवाल, महर्षि वेद व्यास पाठशाला ऑनलाइन गुरुकुल का अध्यक्ष एवं सूर्या फाउंडेशन में अकाउंट इंचार्ज। महर्षि वेद व्यास पाठशाला के अंतर्गत चलने वाले गांव-गांव गुरुकुल के 7 दिवसीय शिविर में आपके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ सत्र में सभी आपको बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। मैंने उन बच्चों में बड़ा ही अमूलचूल परिवर्तन देखा है। आपकी सिखाई बातों से उनके मानस पटल पर बड़ा ही परिवर्तन दिखाई देता है। बच्चे वहाँ स्वयं को तनाव मुक्त करने की विद्या सीख जाते हैं। आप ये इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? संत हृदय जल सा तजे, मंद भयो उपकार, तित देखे तित शांति दे, मिटे जन मन अंधकार। अर्थात जो संत का जीवन है वो पानी के समान है। जैसे पानी गांव-गांव बहता रहता है और एक गांव से दूसरे गांव की प्यास बुझाता रहता है, तो संत का जीवन क्या है कि उसका ज्ञान है, वो एक गांव से दूसरे गांव जाएगा और लोगों को लाभान्वित करेगा। उसके प्रति जानकारी उनके पास है तो जागरूकता बढ़ाएगा, जागरूकता के लिए अभियान चलाएगा। तो जैसा आपने कहा कि हमारे गुरुकुल के आप सत्रों में आए हैं, वो भी एक जागरूक अभियान ही है, एक क्रांति है जो हमने गांव-गांव जाने का प्रयास किया। आपकी जो आज का विषय का बहुत सुंदर आपने जो लाइन बनाई है, तनाव मुक्त जीवन, ये बहुत ही सरल और सहज तो नहीं है क्योंकि आज सभी तनावमय हैं। जैसा आपने कहा कि 30 वर्ष से ऊपर भी है और बाल्य अवस्था के बच्चे भी तनाव में। पर विषय ये है कि बड़े का तो समझ में आता है कि वो तनाव में है, बच्चे तनाव में कैसे हैं? क्या इन पे कभी विचार करते हैं हम कि बालक तनाव में कैसे आया? बच्चा तनाव में आता है, वह भी हमारे बड़ों से ही। हम ही उन पर एक प्रेशर बना रहे होते हैं, आपको अच्छे नंबर लाने, आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है। अगर आप शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं करेंगे तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। आपको अगर कोई ना कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको शुरू से ही अपनी परसेंटेज पे काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तनाव भी देने वाले हम ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल बालक भी जो है उस तनाव के ग्रस्त होते जा रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि आपने कहा यह तनाव आता कहाँ से है, इसका जन्म यानी कि कहाँ से हो रहा है। इसके ऊपर हम एक बात बताना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अग्नि प्रज्वलित करनी है, तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए आप क्या सामग्री लाएंगे जिससे अग्नि बढ़ती है? आग से आग जला सकते हैं या ऐसे सामग्री जिसके अंदर से ऊष्मा प्रज्वलित हो और अग्नि को जला दे। तो हमें एक कारण पता लग गया कि अग्नि जलने का कारण और अग्नि जलने की वस्तुएं ये हैं। हमें उसका जन्म स्थान पता लग गया। तो अब अगर हमें उसको शांत करना है तो हम उस स्थान पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस वस्तु को छुएंगे या नहीं छुएंगे, ये हमें ज्ञान आ चुका है। हम पानी की ओर जाते हैं, हम देखते हैं कि जल से उसको शांत कर सकते हैं।
तो हमें ये कारण पता लग गया। ऐसे ही हमारा तनाव भी एक जन्म लेता है। अब वो जन्म कहाँ से लेता है, यदि हम यह जान जाएं तो हम उसको शांत करने के ऊपर कार्य कर सकते हैं। अब जन्म लेने की बात आए या दोबारा से याद आने की, तो सबसे पहला तो ये है कि तनाव आता कहाँ से है। कभी आपने इस पर विचार मंथन करा कि तनाव का जन्म कहाँ से होता है? नहीं, तनाव जैसे आपने बताया सबको ही तनाव है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम कोई काम करने, जैसे मैं अभी आपका इंटरव्यू लेना है और मैं सुबह से तनावग्रस्त हूँ कि आपका इंटरव्यू लेना है, व्यास जी का इंटरव्यू लेना है, तो ये अपने आप ही आपकी जो सोच है ना, जो विचार चलते हैं वो ही कहीं ना कहीं। आपने अभी इतनी सारी लाइन में एक जो शब्द कहा वही तनाव है। जी जी। विचार, हमारे जो विचार है, थॉट्स हैं, यही तनाव का मुख्य कारण है। पर ये विचार आते कहाँ से हैं बार बार, ये थोड़ा सा हम अगर समझ लें जी, तो इनको रोक सकते हैं। वही जन्म अगर लेने की जगह पता लग जाए या कारण पता लग जाए तो हम रोकथाम कर सकते हैं। मतलब हमें जड़ पता लग जाए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसका निदान हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब जड़ को जाएं उससे पहले, जैसा आपने कहा कि आप अपनी कक्षाओं में, अपनी सत्रों में, अपनी कथाओं में थोड़ा आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चर्चा करते हैं। मैंने देखा है आपके विषयों को, तो बच्चे बहुत एंजॉय भी करते हैं। जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना तो ठीक है, लेकिन आज आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि लोग इसको कितना समझ पा रहे हैं। जी। जनरली लोगों को एक ही बात पता होती है कि तनाव से हटना है तो ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, शांत जगह में चले जाइए, कुछ इस तरह की गतिविधियों में वो रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा वो इसको टेक्निकली भी समझें, जो शायद आज इस विषय की चर्चा पर लोगों को समझ में आएगा और कहीं ना कहीं वो इस पर कार्य भी अवश्य करें। तो अब हम इस पर आते हैं कि इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। जी। हमारा शरीर पंचकोशों से बना है, ये हमने कभी भी सुना या समझा होगा। जो हमारे पंचकोश हैं उसके अंदर अन्न कोश, प्राण कोश, मनोमय कोश, विज्ञान कोश और आनंद कोश, जी जी। ये 5 कोश हैं। इन 5 कोशों में जो मुख्यतः प्राण कोश है, जब हम प्राण कोश की सिर्फ बात करें, बाकी 4 को अभी हम हटा देते हैं, उस प्राण कोश के अंदर भी 7 हमारे चक्र हैं। अब आप कहेंगे हाँ ये चक्र तो हमने सुने हैं कई बार, योग के अंदर में आप नेचुरोपैथी के सेंटर लगाते हैं, योग संस्थानों में जाते हैं, तो आप एक पिक्चर देखते होंगे कि वो आपको 7 चक्र को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो 7 चक्र हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, इन्हीं 7 चक्रों के अंदर कहीं ना कहीं ये विचार हमारे बार बार जन्म लेते और खत्म होते हैं। अब ऐसा कैसे है, मैं और थोड़ा सा टेक्निकली तरीके से आपको समझाना चाहूंगी, ताकि आपके माध्यम से जो इस रील को, वीडियो को देख रहे हैं, उनको सहजता से हमारी बात समझ, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है। जी, है ना। आप मोबाइल यूज करते हैं? बिल्कुल। बहुत सुंदर। जब मोबाइल में कोई फोटो खींचते हैं तो वो फोटो कहाँ जाती है? मोबाइल से मोबाइल पे रहती है। मोबाइल की कोई ना कोई उसमें गैलरी में कहाँ जाती है? सेव कहाँ होती है? मोबाइल के अंदर गैलरी होती है, वहाँ सेव होती है वो। बहुत सुंदर। और मान लीजिए आपका फोन टूट जाता है, आपका फोन खो जाता है, तो आप उस फोटो को दोबारा कभी देख सकते हैं क्या? अगर मैंने उसको जीमेल पर कहीं ना कहीं उसको सेव कर रखा है तो वहाँ मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी वो। तो ये जीमेल जो है ये इसका सेविंग पॉइंट है, जहाँ वो उसको लाइफ टाइम स्टोर कर रहा है। जी जी। जीमेल को ऐसा है क्या, आपने 1 साल यूज करा उसके बाद वहाँ से करप्ट हो जाएगी फाइल, या लाइफ टाइम वहाँ पर रहती है? लाइफ टाइम रहेगी। लाइफ टाइम यानी आप पिछले 5 वर्ष पीछे की, 10 वर्ष पीछे की फोटो भी कई बार दिखाता है, भी मेमोरी में दिखाता है कि पुरानी 5 साल पुरानी फोटो आ रही है। अगर मैं कहूँ कि आपके शरीर के अंदर भी एक जीमेल है तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा होता है? जी, बहुत सुंदर बात है ये समझने की। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आजकल हम टेक्निकली जो चीजें यूज करते हैं उसी का उदाहरण दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारे शरीर के अंदर में फोन और जीमेल कहाँ है? आपके कोई भी बाल्यकाल का कोई एक्सीडेंट है, कोई घटना है, आपको तुरंत याद आती है। बाल्यकाल मतलब जब आप 20 साल 25 साल पीछे जाते हैं, 30 साल पीछे जाते हैं, तो आपको कोई घटना, दुर्घटना याद आती है। अब वो हुए भी इतना लंबा समय हो गया, लेकिन वो आपको आज भी याद है ना।
ये कहाँ संभव है। तो इस पर जब हम समझते हैं, इसके ऊपर हम जब चर्चा करते हैं या इस विषय के ऊपर और गहनता से अध्ययन करते हैं, तो हमें हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में हमारे ये नजर आता है, हमारे पतंजलि संहिता में भी ये लिखा गया है कि जो हमारे 7 चक्र हैं उसमें मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये जो 3 चक्र हमारे 7 चक्रों के जो नीचे वाले चक्र हैं, इन चक्रों में ही हमारी जीमेल आईडी है। तो मुझे लगता था कि जो आज्ञा चक्र होता है सारा कुछ जैसे ब्रेन है ऊपर होना चाहिए, आपके साथ नीचे। नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ये मैंने सर्च नहीं करा। हाँ। इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है वो हमारे ऋषि मुनियों ने करा है। अच्छा। हम तो बस उसको आगे आज बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो ये जो 3 चक्र है ये हमारी जीमेल है, पर इस जीमेल का एक ड्रॉबैक, फोन जो है वो हमारी ताजी याददाश्त है। यानी आज हमारे साथ कुछ हो रहा है, हमारे साथ कुछ घट रहा है, हम पूरा दिन भर उसकी चर्चा करते हैं। लोगों को जाके, आज मेरा सुबह एक्सीडेंट हुआ, मैंने दोपहर में अपने स्टाफ को बताया, मैं घर में गया घर वालों को बताया, मेरे फोन पे किसी का फोन आ गया तो मैंने बोला मेरा मूड अपसेट है क्योंकि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जी। ऐसे ही होता है। फिर 1 हफ्ते तक हम लोग इस चर्चा को थोड़ा बहुत करते हैं और 1 महीने बाद ये चर्चा सब भूल जाते, खत्म, सब भूल जाते, समाप्त हो जाते। लेकिन 2 साल 5 साल बाद अगर सेम एक्सीडेंट आपके सामने आ जाए या कोई बता दे कि आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका मरघाट टूट गया, उसकी लाइट टूट गई, या मेरा बहुत झगड़ा हो गया, आप क्या करेंगे? हमें भी पर याद आ जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भी सब बात बताऊंगा वैसे एज इट इज। ये जो आपको उस समय की घटना थी, जो समय से याद थी कुछ समय तक, यानी आपकी फोन गैलरी उससे, उसके बाद फोन डिस्ट्रॉय, टूट गया, खो गया, आपको भूल गई होगा, लेकिन जीमेल अभी भी जिंदा है। वो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और हमारा मणिपुर चक्र जिंदा है। तो यही वैज्ञानिक तथ्य है इसका, ये इसका वैज्ञानिक तथ्य, इसका जन्म कहाँ हो रहा है। और ये जो 3 चक्र है, इनका काम क्या है? इनका काम है हमारी पुरानी यादों को स्टोर करना, हमारी यादों को सहेजना, लेकिन ज्यादातर अच्छी नहीं, बुरी यादों। ऐसा क्यों कि अच्छी यादों को नहीं, बुरी यादों को याद रखना? बहुत सुंदर। अभी उसके लिए हम आगे विषय पे जाएंगे। अच्छा। कि ये जो अच्छी यादें हैं ये हमारे लिए बहुत कम समय तक क्यों होती हैं और बुरी यादें अधिक समय तक क्यों रहती हैं, यही आज का विषय है समझने। जी। तो जैसे ही वो उसमें स्टोर हो जाती हैं, उनका काम क्या है? हमारा तनाव, हमारा क्रोध, हमारा अपसेटनेस, हमारा फेडअपन, हमारा एग्रेसिवनेस होना, गुस्सा आ जाना, हमारा कुछ बुरा हो जाना, हमारे पीछे घर में लड़ाई हो गई थी, हमारी आपस में किसी से बनी नहीं, हमारे घर में कुछ कहा सुनी हो गई, किसी अच्छे माहौल में तनाव आ गया, तो वो शादी का माहौल याद नहीं रहेगा कि मैरिज कैसी हुई, लेकिन उसका वो झगड़ा याद आ जाएगा कि उसमें हमारा किसी के साथ में अनबन हुआ। ये जो बुरी बातें जो स्टोर करता है वो हमारे इन 3 चक्रों का काम करता है। ओह, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय होता जा रहा है। मैं तो सोचता था कि एकल परिवार, बीमारी, टेंशन्स, इन सब चीज़ों से टेंशन होती थी, पर ये तो आपने जो बताया तो विषय बिल्कुल अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आपने कारण बताए हैं, एकल परिवार, अधिक पैसा कमाने की होड़, अपने आप को टॉप पर रखने की एक जिज्ञासा, नंबर 1 बने रहना चाहिए, या नहीं हूँ तो वहां तक जाने के प्रयास करना, ये भी तनाव के मुख्य कारण है। लेकिन इन सब का मूल क्या है? अगर हम पहले मूल पर बात करें तब हम इन पर जाएं। वैसे मैं अगर याद करता हूँ कि आप और हमारा जो बाल्यकाल रहा वो बिल्कुल तनाव रहित रहा। जी। एक तो संयुक्त परिवार था, सभी लोग ख्याल रखते थे हम लोगों का, हमारी कोई इच्छाएं भी होती थी वो पूरी हो जाती थी, या कई बार माता पिता इग्नोर करते नहीं थे पूरी, वही इसकी जिद को पूरी करना। पर आजकल जो मुझे लगता है बच्चों की जिद जल्दी पूरी हो जाती है और हर जगह पैसा इन्वॉल्व हो गया है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, एकल परिवार बहुत बड़ा कारण है इसका। पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो एक टेक्निकली थोड़ा सा विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे ही आप उस विषय की गंभीरता को समझेंगे तो आप समझेंगे कि हम एकल भी क्यों हुए। तो एकल होने का भी कारण यही है जिस पर हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं, कि अगर आज हमने इस पर फैसला करा कि हमें अकेले रहना है, पहले परिवार क्यों नहीं होते थे अकेले? वो कितने भी सुख दुखों में रहते थे, समस्याओं में रहते थे, लड़ते झगड़ते थे, लेकिन वो एक ही आंगन के अंदर रहते थे, एक ही पर्दे के अंदर छुपे रहते थे। मुझे लगता है अधिक पैसे की चाहत
माता पिता दोनों जॉब करें तभी पैसा आएगा, और जब एकल पर वो संयुक्त परिवार, इसलिए धीरे धीरे एकल परिवार में बदलते चले गए। हाँ, नहीं अभी उसका विषय में हम आएंगे। जो आप कह रहे कारण तो टच होंगे वो, और वो महत्वपूर्ण कारण। जी जी, क्या इसके कोई दुष्परिणाम भी हैं? इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, और इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं ये कहना थोड़ा गलत होगा। इससे सभी रोग हो सकते हैं, ओ, ये कह सकते हैं। यानी कि तनाव जो है वो मुख्य कारण है हमारे रोगों का। हमारे शरीर में आने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण तनाव है। तो क्या क्या इससे रोग हो सकते हैं? आप इसके माध्यम से आने वाले रोगों की अगर लिस्ट देखेंगे जी, तो आपका ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, लिस्ट खत्म नहीं, अनगिनत अनगिनत रोग हो सकते हैं। आप इससे, आज शुगर के सबसे बड़े पेशेंट पाए जाते हैं जी, वो तनाव है। आज आपको हड्डियों से जुड़ी कोई भी बीमारी हो रही है, ऑर्थो इश्यूज आ रहे हैं, वो है तनाव के कारण आ रहा है। आपके मसल्स का प्रॉब्लम है, किसी को कमर दर्द है, कंधा दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, डाइजेशन सिस्टम यानी कि खाना पचाने का पाचन तंत्र खराब है, वह भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। आपके बाल झड़ने लगे हैं, वह भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। आपको जल्दी कम उम्र में चश्मा चढ़ गया है, वह भी एक इसका कारण है कि आपका पाचन तंत्र बिगड़ रहा है। और पाचन तंत्र किसकी वजह से बिगड़ रहा है ये सोचने की जरूरत है। तो आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम का डाउन होना, पाचन तंत्र का बिगड़ना, आपका गट खराब होना, आपकी आंख बाल नाक खराब होना, आपको कोई भी बीमारी से लड़ने की जो श्वेत कोशिकाएं होती हैं, आपको अंदर लड़ने की शक्ति देती हैं, क्षमताएं बढ़ाती हैं आपकी रोगों से लड़ने की, वो धीरे 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 कम होती जाती हैं। और 40 के बाद आज बीमारी के हम पूरा ढेर होते जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जो हमारी पहले आयु 80 के ऊपर जाती थी, आज वो 60 पर 70 पर सिमट रही है। और वो 60 और 70 भी अच्छी नहीं सिमट, कहीं ना कहीं हम रोगग्रस्त हो रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो इन रोगों का बहुत बड़ा कारण जो है वो तनाव है। तो अगर देखा जाए, आपने इतनी सारी बीमारी बता दी, तो मुझको लगता है कि इनमें से एक आध बीमारी अगर मैं देखूं तो मुझे भी, अगर मैं चेक करूं तो कहीं ना कहीं मेरे को भी एक आध बीमारी निकलेगी। जी। तो क्या मुझे किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर और वैद्य के पास हमें तब जाना चाहिए जब हमारे हाथ पैर चलने बिल्कुल बंद हो जाए। जी जी जी। जब हमारी बिल्कुल वो स्टेज आ जाए कि अब हम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ओके, तब कोई दूसरा करेगा। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें जरा सा सर में दर्द हुआ, हमने टैबलेट खा ली, हमारे पेट में दर्द है, हमने दवाई ले ली डॉक्टर से जाके, हमारे को नींद नहीं आ रही, अनिद्रा भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। पर नींद नहीं आ रही से दवाई खाने का कोई कारण नहीं है। दवाई खाई और आप सो गए, ठीक है, वो सुलाएगा आपको थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, उसने आपको दबा दिया, आपकी बीमारी को दबा दिया, बस ढक दिया। चद्दर से ढक देने से होता है ना, गंदगी ढक गई, वो ढक गई, पर वो गंदगी साफ थोड़ी हुई है, परमानेंट इलाज नहीं हुआ उसका, परमानेंट इलाज नहीं हुआ। तो डॉक्टर या वैद्य के पास आप तब जाएंगे जब आप उस स्टेज पर है, या फिर ऑपरेशन आ रहा है, या कोई बड़ी गंभीर बीमारी है जो हमारे कंट्रोल से आ रही है। जी। लेकिन उस कंट्रोल से बाहर होने वाली बीमारी तक जाने से ही पहले भी हम अपना स्वयं का इलाज कर सकते हैं। अब ये करें कैसे, यही बात आज विषय की समझनी है। तो पहले थोड़ा सा सिस्टम समझेंगे कि ये सब चीजें हो कैसे रही हैं। इन सबको बताने से पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप शांत कब होते हैं? जब सोते हैं। लेकिन जागी अवस्था में शांत कब होते हैं? हम जब मंदिर में पूजा करते हैं, या हम कभी किताब पढ़ते हैं, या कभी मैं एक्चुअली नेचुरोपैथी प्रेमी हूँ, तो या कभी प्रकृति गोद में जाते हैं तो तब जाके शांति मिलती है। बहुत सुंदर। आपने कभी इस बात को फील करा कि ऐसी ही जगहों पे जाके हम शांत हैं और बाकी जगह पे क्यों नहीं, जबकि आप अपने घर में बेड पर बैठे हो जी, आप कोई काम मत करो, ना टीवी देखो, ना किताब पढ़ो, ना मंदिर जा रहे हो, ना माला जप रहे हो, और ना प्रकृति की गोद में, पर आप शांत तो हो ना, बेड पे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तब भी आप शांत होते हो क्या? नहीं, उस समय भी कुछ ना कुछ विचार तो चलते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो आपने 4 स्टेप बताए जिस समय आप अपने आप को शांत महसूस करते हो, इसमें अगर मैं कुछ और जोड़ना चाहूँ तो कुछ लोग संगीत को सुनते समय भी शांत, हाँ होता है, कुछ लोग वाद्य बजाते समय, ढोलक बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, अपना मनपसंद काम करते समय भी शांत हो सकते हैं। तो ऐसी भी शांति है, अदरवाइज नहीं है। तो क्यों ऐसा
कभी महसूस किया कि आगे पीछे क्यों नहीं है, इन्हीं समय पर क्यों है शांति? इसको हम कहते हैं जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं, जब हम पूजा कर रहे होते हैं, जब हम किसी प्रकृति की गोद में, यानी कि वो भी ईश्वर के ही चरणों में है, बिल्कुल है। और या हम कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम उस समय उसके किरदारों में खो जाते हैं जी, और जब कोई संगीत सुनते हैं और उसी को गुनगुनाते रहते हैं साथ साथ, बिल्कुल, तब भी हम काम डाउन स्टेज पर होते हैं। अब ये काम डाउन स्टेज क्या है? जिस तरह टीवी के रिमोट के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, एक म्यूट का बटन होता है और एक साउंड तेज करने का। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि लोगों को साउंड तेज करना आ गया, म्यूट करना भूल गए। बहुत अच्छा। अब साउंड तेज करने का मतलब क्या है कि कहीं झगड़ा करने गए या कोई झगड़ा हो गया गलती से, तो वो झगड़ा हो गया पर झगड़ा होके खत्म हो गया जी। हम घर पे आ गए, हम ऑफिस में आ गए और हम उसकी चर्चा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। हमारे दिमाग शांति नहीं हो रहा, हमने इतना तेज उसका वॉल्यूम कर दिया है कि वो बात दिन भर हमें शोर मचा रही है। म्यूट करना भूल गए। म्यूट करना। अब ये म्यूट कैसे होगा? जैसे रिमोट के अंदर भी ऑप्शन है, मेरे शरीर में भी ऑप्शन है, पर मैंने उसको कभी अप्लाई नहीं किया, इसीलिए वो एक्टिव ही नहीं है जी। अब उसको एक्टिव क्या करें? इस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मैं दो लाइन में कहूं तो वो क्या है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब हम शांत, जैसे बच्चे बैठे हैं काम कर रहे हैं, शांत अपने काम कर रहे हैं, मगनता से बैठे, कुछ रीड कर रहे हैं बुक में, कुछ चीजों को पढ़ रहे हैं, ये शांत है। हम जिस मोड पे अभी बैठे हैं हम भी शांत हैं, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम भी हमारा थोड़ी देर पहले एक्टिव था। वो क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब हर काम की उत्तेजना, एक्साइटमेंट, जल्दी जल्दी करने की इच्छा, टाइम से करने की इच्छा, सिस्टमैटिक करने की इच्छा, हर काम अच्छे से होना चाहिए, वेल सेट होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत एडवांस में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। बिल्कुल। आप आज जब यहाँ बैठे हैं तो इसके लिए आप अपने आप को सुबह से प्रिपेयर कर रहे होंगे और एक एक्टिव मोड में होंगे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये काम ना छूट जाए, दिनचर्या के और बहुत सारे काम है वो ना छूट जाए। ये जो पार्ट है ये आपको सिंपैथेटिक सिस्टम की ओर ले जाता है जी। पर ये हमारे लिए बहुत घातक है आज की स्थिति में। मैं घातक बोल रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बहुत गलत है, ये सही है। हमारे को ईश्वर ने नेचुरली ये केमिकल दिया, ये सिस्टम दिया एक्टिव होने के लिए, पर ये कब के लिए था? मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने तुरंत पानी फेंका, तो आपकी आंखों की जो पलकें हैं वो क्या काम करेंगी? वो रोक लेंगी, उनको तुरंत बंद हो जाएंगी, ब्लिंक करेंगी या बंद करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि उन्हें आंखों को सुरक्षित रखना। ये मैसेज जो उसको तत्काल देना था अपनी आंखों को, ये सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। यानी वो आपको विद इन अ सेकंड से भी अगर नीचे का टाइम ले तो वो आपको फट से ऑर्डर देता है कि ये काम करना, और आपने अपने शरीर ने, ऑर्गन ने काम करना शुरू कर दिया। यानी ये आपकी सुरक्षा के लिए बना, आपको उत्तेजना देना, एक्साइटमेंट देना, जल्दी से इस काम को करना। मान लो आप कहीं रोड पर चल रहे हो और आपके पीछे कोई कुत्ता है, वो लग गया काटने के लिए जी। या आप कई बार टू व्हीलर पे जाते हो तो देखते हो कि पीछे पीछे भागते हैं, हम तेज चलाते हैं। हमारे अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम आता है कि हमें तेजी से जाना है, निकल जाना है ताकि हम बच जाए। तीसरा ऑप्शन, जब आप सरहद पे खड़े हो, आप फौजी हो जी, अब आपके सामने से अटैक हो रहा है, गोलाबारी चल रही है, तो आप क्या करेंगे? मंत्र तो नहीं पढ़ेंगे खड़े होकर, तो आपको एक्टिव मोड में आना है, एक्शन मोड में आना है। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एसएनएस मोड पे आ जाता है तब वो आपको ऐसी मोड पे लाके खड़ा कर देता है कि एक फौजी भी सामने हजारों की भीड़ में अकेला जाके भिड़ जाता है। एसएनएस मोड क्या है? एसएनएस मोड मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारे शरीर में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिव होते हैं तब हमारा दिमाग, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को वो एक ऑर्डर देता है, क्या? लड़ो या भागो। इसका सिंपल सा लॉजिक है उसका। वो कुछ नहीं जानता जी। वो तो एक केमिकल है, उसने अपना काम करना है। उसने आपको क्या बताया? आपके अंदर वो जनरेट हो गया है एसएनएस और वो कह रहा है लड़ो या भागो। अब आप मुझे बताइए
कि आपकी आज की जो दिनचर्या है उसमें ना ही आप किसी से लड़ रहे हो और ना ही कहीं भाग रहे हो, जी लेकिन आप पूरा दिन एसएनएस सिस्टम में ही एक्टिव हो। वो कैसे एक्टिव हो? एसएनएस सिस्टम जब एक्टिव हुआ उसने आपको कहा लड़ो या भागो। अब लड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सरहद तो चल नहीं रही आपकी। बिल्कुल। लेकिन आप दिन भर ऑफिस में लड़ रहे होते हो, घर में लड़ रहे होते हो, रिश्तों में लड़ रहे होते हो, मिठास खत्म हो गई है। बिल्कुल हर बात पे जवाब देने के लिए हमारे कर्कश शब्द शुरू हो गए, बिल्कुल हो गए। प्रेम भाव खत्म है, हम कहीं ना कहीं तनावग्रस्त महसूस करने लगे अपने आप को, यानी एसएनएस मोड पर। और भागो। अब हम आपके उस पहले वाले विषय पर आते हैं जिस विषय पर आपने कहा एकल परिवार। बिल्कुल। ये एकल परिवार आने का मतलब है हम एसएनएस मोड पे खड़े हैं, हम भाग रहे हैं। किससे? अब हम सरहद पे तो नहीं खड़े, लेकिन हम रिश्तों से भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मेरे पड़ोसी के पास एक गाड़ी थी, बड़ी लग्जरी गाड़ी लाया है, मेरे पास छोटी गाड़ी थी, मुझे अब अधिक भागना है और ज्यादा लाना है, मैं भाग रहा हूं। फिर क्या हुआ? अब मैं लड़ूं किससे? मैं लड़ रहा हूं अपने परिवार से, रिश्तों से, ऑफिस से, खुद से, अपने इमोशंस से, सबसे लड़। तो दिन भर हम जब इस एसएनएस मोड में रहेंगे तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमें काम डाउन करता था वो एक्टिव नहीं होगा, और उसका म्यूट का बटन हमने नहीं दबाया, वो एक्टिव नहीं हुआ। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे जीवन में हम अल्फा मोड पे नहीं जाते। ये दूसरा पॉइंट। एक चीज और मैं बताना भूल गई, जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव रहता है तो हमारे शरीर में एक और केमिकल जनरेट होता है, एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, इन दोनों केमिकल के जनरेट होते ही इनका दो काम, एक हृदय गति को तेज करना, दूसरा हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। जी। अब मुझे बताइए कि हमारी हृदय गति और ब्लड प्रेशर दोनों कब तेज होते हैं? जब कोई टेंशन हो या कोई हमने बहुत बड़ा काम कर रहा हो, थक गए हो, भागते हुए आए, भागते तो हमें सांस चल रही है तो वो अपने अभी बीट। हाँ, जब आप रनिंग करोगे आपको हृदय गति तेज होगी, आपकी सांसें तेज तेज चलेंगी, बिल्कुल, यानी ब्लड प्रेशर भी तेज हो रहा है। जी। हम जब भागते हैं तो हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। जी जी। इसीलिए शरीर के अंदर एपिनेफ्रीन केमिकल बना, ईश्वर ने डाला है ये रसायन, कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊर्जा चाहिए, तो वो आपको जनरेट हो जाएगा। लेकिन आज हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, आज हम अपने विचारों में भाग रहे हैं, और विचारों की दौड़ के कारण एपिनेफ्रीन भी एक्टिव है, और जिसकी वजह से हमारा हृदय गति तेज हो रही है, हम ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट हो रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपने रोजमर्रा के जीवन को भाग दौड़ वाली भागो या लड़ो में लाके खड़ा कर दिया। कम आयु के सुनने में आया बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है आजकल। हार्ट अटैक होगा, क्यों नहीं होगा? लड़ो या भागो की स्टेज एक्टिव है उनकी, कोई काम डाउन नहीं हो रहे, वो शांत नहीं हो रहे हैं। तो जब हम इस पे आते हैं, अब हमारा रह गया पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जिस दिन हमारे अंदर आता है जी, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर काम करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है तो हम अल्फा मोड में जाते हैं। मैं पुनः जानना चाहता हूँ इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले। बहुत सुंदर, बहुत ही सरल है और बहुत ही सहज उपाय हैं जो हम आपको यहाँ बताएंगे अभी। और उससे पहले मैं एक क्रिया आपके माध्यम से दर्शकों के बीच जरूर बताऊंगी कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अपने पेट पर हाथ रखिए और अपनी श्वासों की गति क्या है वो मुझे थोड़ी सी बताइए। पेट सामान्य है और सांसें छाती से आ रही हैं। बहुत सुंदर। आपने गुब्बारे को देखा है जी? जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारे की स्थिति कैसी हो जाती है? गोल हो जाता है, तो फूल जाता है, भर जाता है जी। और जब उसमें से हवा निकाल दो तो कैसी हो जाती है? पिचक जाता है, पिचक जाता है, तो खत्म हो जाता है। हमारा पेट श्वास का गुब्बारा है, पर आपकी तो सांस पेट तक जा ही नहीं रही, सांस ले ही नहीं रहे ठीक से, ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। हम आज सांस लेना भूल गए। अगर हमें पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाना है, अल्फा मोड में जाना है, ऑक्सीटोसिन को अपने अंदर जीवित करना है, इस केमिकल को बढ़ाना है जी, तो सर्वप्रथम हमें सांस लेना सीखना होगा। अब इसके लिए तो हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें किसी वैद्य के पास नहीं जाना,
बहुत ही सरल उपाय है। सबसे पहले हम सही से सांस लेना सीखें। अब आप बोलेंगे कि सही से सांस लेना क्या होता है? जी। तो सही से सांस लेने का अर्थ है लंबी गहरी सांसों को लेना। जी। ठीक है। और ये कब होता है? जब हम शांत होते हैं। अब हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी सांसें शैलो हो गई हैं, मतलब सांसें ऊपर से आ रही है, ऊपर से जा रही गई, वापस पूरी नहीं जा रही। अभी जो आप सांस ले रहे हैं उसकी जो टाइमिंग पीरियड है वो 1 सेकंड से 1.5 सेकंड के बीच में आ रही है और समाप्त हो रही है। और इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? इसकी टाइमिंग 4 से 5 सेकंड होनी चाहिए। ओह। अब आपको यहाँ तक जाने के लिए प्रयास करना है लंबी गहरी सांस लेना, और जब आप लें तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब आप छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए, गुब्बारे की तरह फूले। जब सांस लें तो ध्यान रखें कि पेट फूलना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस में आप सांस लेना भूल गए, प्रैक्टिस में आ जाएगा। प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब दिन में आप इस गति को 5 से 10 बार करेंगे, जब भी आप खाली बैठे हैं, आपको समय मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या खाना खा रखा है नहीं खा रखा, बस आप सामान्य सांस लीजिए। वैसे क्या इससे आयु पर भी इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा ना। जब आपकी सांसें गिनी हुई मिली हैं और आप गहरी सांसें ले रहे हो तो अपनी सांसों को स्टोर भी तो कर रहे हो। हाँ। तो आपकी आयु भी बढ़ेगी, और स्वस्थ शरीर होगा तो वैसे भी आयु बढ़ेगी। तो इसका मतलब जाने अनजाने में हम अपनी आयु को खुद घटा रहे हैं। बिल्कुल। अब सांसें लेना भूल चुके जी। तो सर्वप्रथम अपनी सांसों को लेना सीखें। जी। ऐसा 4 से 5 बार भी हम कर रहे हैं, जब भी याद आ रहा है तब करिए, और उसके बाद नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सांस लें तो दोबारा दिमाग में रहना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब दोबारा फूल रहा है, मतलब छोड़ रहे हैं तो दोबारा ठीक है। बिल्कुल। तो ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है पूजा करते समय मंत्र उच्चारण जोर जोर से करें। जी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर हनुमान चालीसा पढ़िए। जी। हनुमान चालीसा करते समय आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई विचार नहीं आते। ऐसे ही आप कोई मंत्र उच्चारण कर दीजिए, गायत्री मंत्र उच्चारण करिए, आपके मन में कोई विचार नहीं आएंगे। ठीक बात है। अब इसके बाद अगर आपको कोई मंत्र ही नहीं आता, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हनुमान चालीसा पढ़नी नहीं आती, तो लोग सोचते हैं कि मोबाइल में चला ले, हम सुन लेंगे। नहीं, इससे नहीं होने वाला। अब आपको मंत्र नहीं आता, हनुमान चालीसा नहीं आती, या कोई भी ऐसा जो उच्चारण नहीं, हम ओम का उच्चारण तो कर सकते हैं। ओम। बिल्कुल। दूसरा हमारा यही कहना है कि जब आपके पास कुछ ना हो तो आप शांत बैठें और प्रातः काल इस ओम का उच्चारण करें। आप अलार्म लगाएं मोबाइल पे, 5 मिनट का अलार्म, मुझे बैठना है और सिर्फ ओम बोलना है। कोई काउंटिंग नहीं करनी कि 108 बार बोले, 1 बार बोलो, 4 बार बोलो, कुछ नहीं। बस वो अलार्म है, उतनी देर हम शांत बैठें। तो उतनी देर के अंदर आपके शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आएगा। अल्फा मोड जाने के लिए आपको 5 से 7 मिनट बैठना होता है। उस मोड के अंदर आप रहेंगे अगर उस ओम का उच्चारण करते टाइम, तो धीरे धीरे आपका ऑक्सीटोसिन भी बढ़ेगा। आपसे 108 बारी क्यों किया जाता है, इसके बारे में अगले ब्रॉडकास्ट में आपसे जरूर पूछूंगा मैं। जरूर पूछिएगा। इसके बाद जब हम मंत्र उच्चारण भी नहीं करते, हम ओम का उच्चारण करते हैं, और हर हफ्ते में एक बार हम जोर जोर से ताली बजाएं। जी। उछल उछल कर नृत्य करें, जैसे माताएं करती हैं कीर्तन में जाके। कभी भी वो भी स्ट्रेस दूर करने का बहुत साधारण तरीका है। आप कभी किसी मंदिर में जाएं तो देखेंगे भजन कीर्तन हो रहे होते हैं, तो वो उछल उछल के हम लोग करते हैं, मंगलवार को करते हैं हम लोग, बड़ा 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, बड़ा हनुमान चालीसा अंदाज सब होता है, कोई विचार नहीं आता। तो ये भी एक अच्छा एक साधन है। इसके साथ साथ आपको कोई वाद्य बजाना आता है, आप कोई साज बजाते हैं तो वो बजाइए। उस समय भी आप अपने आप को जो है मेडिटेशन मोड में लेके जाते हैं। हम, मेरा एक मित्र है, वो बांसुरी बजाता है तो बिल्कुल शांत रहता है उस समय। आपकी कितनी भी ऑफिस का स्ट्रेस होगा, लेकिन उस सेकंड आप बिल्कुल काम डाउन रहेंगे। और इसके साथ लास्ट में आप प्रकृति, नेचर लवर है, प्रकृति के पास जाए, पार्क में जाए अगर कहीं दूर नहीं जा सकते। ये नहीं कि हम साल में एक बार मनाली जाएंगे, साल में एक बार उत्तराखंड जाएंगे तभी हमें मजा आएगा। नहीं, आप पार्क में रोज जाओ। बीच में मैं अभी उत्तराखंड गया था लास्ट ईयर, तो रात का समय था और ठंड हो रही थी, बहुत तेज ठंड थी। किसी मंदिर में घंटी बज रही थी और घंटे की आवाज मेरे को इतना ज्यादा अपील कर रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि रात को ही ठंड में बाहर निकल के उस मंदिर में होकर आऊं। क्योंकि आप एक अच्छे और प्राकृतिक वातावरण में है, ईश्वर की स्वयं गोद में है। प्रकृति मतलब ईश्वर, तो ईश्वर की गोद में है तो हमें वो अपील ही करेगा अपने में। पर अगर हम हर बार नहीं जा पा रहे हैं दूर, आप साल आपने कहा पिछले साल, बिल्कुल, तो यानी आप पिछले साल से अब तक काम डाउन नहीं हुए क्या, तो हम अपने पार्क में जाएं, अपने आसपास की किसी जगह में जरूर जाएं जो कि नेचर से भरा हो। इस तरह की अपील करें। और अंत में सबसे मुख्य बात,
अब मैंने इसको अंत में क्यों कहा और मुख्य क्यों कहा, जी जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, हमारा भोजन हम जब करें तब हम बहुत शांत मन से करें। आज लोग भोजन करना भूल गए हैं, भोजन करते हैं मोबाइल चला लेते हाँ, हैं, आजकल बहुत है। भोजन करते हैं फोन पे बात करते करते कर रहे होते हैं। भोजन शांत मन से करें और जिस हाथों का भोजन करें वो भी शांत भाव से बनाएं, क्योंकि भोजन ही ऊर्जा अंदर देता है। नेगेटिव एनर्जी से बनता है या पॉजिटिव एनर्जी से बनता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हमें ये कुछ दिया है, इसके लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी वैद्य के पास नहीं जाना, कोई मेडिसिन नहीं खानी। अगर आपने इसको 1 माह भी कर लिया तो दूसरे माह आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा, आपकी हड्डियों की समस्या कम हो जाएगी, आपको जो सोने से पहले की दवाइयां खानी थी, अनिद्रा की बीमारी आ रही थी, आप इनसे बिल्कुल मुक्त हो चुके। वाह, बहुत सुंदर। गुरुकुल के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने पर कार्य कर रहे हैं। मैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप सब अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं और उनको संस्कारवान बनाएं। आओ बनाएं संस्कारवान पीढ़ी। जी, आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये सत्य है कि सभी को हम अपील कर रहे हैं और सभी से इस बारे में जागरूकता फैलाने की बात करते हैं कि ऑनलाइन इस गुरुकुल से जुड़ें। ऑनलाइन गुरुकुल इसको इसीलिए बनाया गया है कि आपका बच्चा जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है वो वही ग्रहण करे। बस वो ऑनलाइन 1 घंटा इस गुरुकुल में आए, अपने समय दान को दे और यहाँ से कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आध्यात्मिक विषयों को सीखते जाए। हमारे जीवन में आज संस्कारों का कहीं ना कहीं अभाव हो रहा है, संस्कृति लुप्त होती जा रही है, परिवार एकल होते जा रहे हैं, शिक्षाएं विद्या में बदल रही हैं। बस हमें शिक्षा स्कूल की समझ आती है, परीक्षाएं परसेंटेज में बदल रही हैं। हमें कहीं ना कहीं इस विचारधारा से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बाहर लाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने इस पूरी चर्चा में सुना कि तनाव का कारण क्या है, कहीं ना कहीं तनाव का एक मुख्य कारण हमारे अधिक विचार हैं, अधिक पाने की भूख है। हमारे अंदर आने वाले इन केमिकल्स के कारण हम लोग इससे ग्रस्त हो चुके हैं। हम आज शांत नहीं बैठते हैं, अपने आप को समय नहीं देते हैं, परिवार के बीच कभी नहीं बैठते, भोजन कभी साथ बैठकर नहीं करते, कभी विचारों पे आपस में चर्चा नहीं करते, किसी के दूसरों के विचारों को सुनते नहीं हैं, बस अपनी सुनाने की होड़ में हम आगे चले जा रहे हैं। तो आप सभी से हमारा पुनः निवेदन है, महर्षि वेदव्यास पाठशाला ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ें, अपने परिवार, अपने बच्चों में संस्कार डालें, उनको संस्कृति से जोड़ने का एकमात्र ये माध्यम ऑनलाइन आपके घर चलकर आया है। इसका लाभ उठाएं, लाभान्वित हों। इसी वाणी के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को नमो नारायण। नमो नारायण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।